हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपका चला हुआ है। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 12th और इसमें हम पढ़ेंगे लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था मिरर फार्मूलाज इन डिफरेंट केसेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। और एक चीज़ आपने वहाँ पे नोट की होगी, द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ दैट इज़ नोन एज मिरर फार्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। केवल और केवल किसके लिए वैलिड है? स्फेरिकल मिरर्स के लिए इज वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर है? तो आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट के रेशियो को ही क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। सपोज द हाइट ऑफ द इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एच आई एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच नॉट। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन आपकी बुक में दे रखा है और उसके हेल्प से प्रूव करके दिखाया है m इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू। उससे डेरिवेशन की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये डेरिवेशन किसी काम का आपका नहीं है। बस केवल और केवल क्या है, उसमें मिरर फॉर्मूला लिखेगा और किसी से डिवाइड किसी से मल्टीप्लाई करेगा एंड लास्ट आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। वो आपको नहीं करना है, केवल और केवल याद रखना है लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नोट, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? अब ये जो माइनस होता है ये फॉर्मूला का होता है, ये बाहर रहता है। अगर कहीं पे v अपॉन में u किसी भी मिरर के केस में आप ले रहे हो तो वहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इस ब्रैकेट के अंदर फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा, यानी माइनस प्लस फिर दोबारा यूज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ द और द इमेज फॉर्म्ड बाय दैट मिरर। क्लियर है? एंड दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल मिरर, even for plane mirror also. m is equal to height of image upon height of the object which is equal to h I upon h naught and which is equal to minus of v upon u। ये जो रिलेशन है ये सभी मिरर्स के लिए एप्लीकेबल होती है। क्लियर है? तो देखिए हम शुरू करते हैं टॉपिक्स इससे रिलेटेड, यानी जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इससे रिलेटेड किस किस तरह के आपके और फॉर्मूलाज बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला केस, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो केवल v और f की फॉर्म में आए, और दूसरा केस है मेरे पास लीनियर मैग्निफिकेशन केवल और केवल u और f की फॉर्म में आए। तो मैं क्या करता हूं, मिरर फॉर्मूला को लेके चलूँगा। वी नो दैट 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, दैट इज़ द मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। इसी फॉर्मूला से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो रिजल्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन का उसमें या तो केवल VF हो या केवल UF हो। तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को U से मल्टीप्लाई कर दूँ तो V की टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताइए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, 100% हो जाएगी। नाउ मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय U, इस इक्वेशन को कंप्लीट u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जहाँ पे 1 है वहाँ u कर दीजिए। इस u से ये u कैंसिल, तो मेरे पास आ गया u अपॉन में f इज इक्वल टू u अपॉन में v प्लस 1। इस 1 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, u अपॉन f माइनस 1 इज इक्वल टू u अपॉन में v। ये मेरे पास रिलेशन बन रही है। लेकिन मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो माइनस ऑफ v अपॉन में u होता है। तो क्यों ना दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लिया जाए। पहले क्या करना, देखिए एक तो पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं। कंप्लीट इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेना तो पहले क्या ले, f एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं u माइनस f। क्लियर? इज इक्वल टू u अपॉन में v, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये हो जाएगा v अपॉन में u इज इक्वल टू u माइनस f अपॉन में f। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि माइनस आना जरूरी, ये माइनस तो इधर भी माइनस, तो क्या होगा, ये तो बन गया m और विच इज इक्वल टू ये बन गया f माइनस u अपॉन में f। दैट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और करता हूँ मैं इसी को। इसी में मैं लेके चल रहा हूँ कि अब की बार क्या है आपका रिलेशन
आपका u और f की फॉर्म में आ गया, v की टर्म यहाँ से गायब हो गई है। अब की बार मैं चाहता हूँ कि v और f की फॉर्म में आए, किसकी फॉर्म में आए, v और f की फॉर्म में। तो वहीं से वही स्टेप सेम टू सेम, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई v। कंप्लीट इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं v। तो ये आपके पास इस टर्म को कैंसिल करके और उधर ले जाइए, तो v/u इज इक्वल टू v/f माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, तो इधर माइनस लगाया तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे करके माइनस, तो जो टर्म माइनस की वो प्लस की, प्लस वाली माइनस की, तो ये हो गया m इज इक्वल टू, और ये होगा प्लस का, ये होगा माइनस का, 1 माइनस v/f, और चाहो तो एलसीएम लेके इसको लिख सकते हो आगे f/f माइनस v। दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। तो पहली रिलेशन ये रही और दूसरी रिलेशन ये रही। कैसे निकालना है, जिसकी टर्म में निकालोगे, यानी u और f की टर्म में निकाल रहे हो तो मिरर फॉर्मूला को u से मल्टीप्लाई करना होता है, और v और f की फॉर्म में निकालोगे तो मिरर फॉर्मूला को v से मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए उसके बाद बात करते हैं जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उससे किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है, इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लीनियर मैग्निफिकेशन। चलिए पहला पॉइंट देखिए, इफ़, पहला केस क्या बनाओगे, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1, नहीं चलिए ऐसे नहीं, पहले आप पहला बनाइए, इफ़ m इज़ नेगेटिव। दूसरा केस, इफ़ m इज़ पॉजिटिव। पहला केस है अगर m की वैल्यू नेट रिजल्ट सोल्व करने के बाद नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है इमेज जो है वो कैसी है, नेगेटिव का मतलब रियल इमेज होता है, रियल इमेज। इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। इन केस ऑफ मिरर, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिरर की। लेकिन ये फिक्स है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव, चाहे वो लेंस में आए चाहे वो मिरर में आए, तो उसका मतलब केवल एक ही है, यानी m का नेगेटिव और पॉजिटिव आना नेचर ऑफ द इमेज को डिसाइड करता है कि वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो नेगेटिव का मतलब मैंने कहा कि वो रियल होगी, अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि रियल क्यों होगी। और उसके बाद अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो वो हमेशा वर्चुअल होगी। तो कहीं पे भी आपके पास अगर लीनियर मैग्निफिकेशन है तो आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है कि रियल वर्चुअल, आप डायरेक्ट उसका जो रिजल्ट आएगा वहीं से बता सकते हो कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। दो केस ये बने। थर्ड केस आपका बनता है साइज़ के ऊपर, या m का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए। फोर्थ केस m की वैल्यू लेस देन 1 आए। और फिफ्थ केस m की वैल्यू 1 के बराबर आए। देखिए 1 अगर आए तो v/u का रेशियो अगर 1 से बड़ा आए तो v की वैल्यू ज़्यादा है डेफिनेटली, u की कम है। और v की वैल्यू ज़्यादा का होना मतलब मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड। क्या होता है, मैग्नीफाइड। क्या होता है, मैग्नीफाइड। यानी m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इमेज मैग्नीफाइड है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी है। m का 1 से छोटा होना इमेज डिमिनिश्ड है। और m की वैल्यू 1 होना सेम साइज्ड है। कैसी है, सेम साइज है। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये 5 पॉइंट याद हैं तो। क्लियर है। चलिए 5 नहीं, केवल आपको कितने याद रखने, 1 2, बस 2 याद रख लीजिए, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। अगर m नेगेटिव है तो रियल, तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा। m अगर बड़ा है तो मैग्नीफाइड, तो डेफिनेटली m अगर छोटा होगा तो डिमिनिश्ड होगा। और ये आपका क्या होता है, सेम साइज्ड। 1 पे क्या होता है, सेम साइज्ड। चलिए तो एक चीज़ बताइए मेरे को, हमने कहा कि जो आपका प्लेन मिरर था वो हमेशा सेम साइज्ड और वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम साइज्ड वर्चुअल इमेज बनाता है। इट मीन्स वी कैन से m इज इक्वल टू वर्चुअल पॉजिटिव सेम साइज 1, m इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, ऑलवेज पॉजिटिव 1 इन केस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो ये क्वेश्चन आया है बहुत बार पेपर में, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ए
प्लेन मिरर एंड वाई। प्लेन मिरर की मैग्नीफिकेशन क्या होती है, क्यों होती है, और कई बार ये भी आया है द मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज m इज इक्वल टू +1, व्हाट इट मीन, इसका मतलब बताइए। तो क्या बताना होता है, प्लस मीन्स वर्चुअल और 1 मीन्स सेम साइज्ड, ठीक है, तो ये आपको बताना होता है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ, जो टेबल मैंने आपको याद करवाई थी कि मैंने कहा था कि इमेज फॉर्मेशन आप याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। तो मिरर फॉर्मूला में भी देख लिया उसका यूज, और अब इसमें भी देख लेते हैं उसका यूज। तो सबसे पहले मैं कनकेव की बात करता हूँ। कनकेव के केस में 5 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी रियल इमेज बनती है, एक केस ऐसा होता है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो पहला केस देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं हम, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है, प्रिंसिपल फोकस पे। कैसे बनती है, स्मॉल इन साइज्ड, यानी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी सी इमेज बनती है। देन व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर दिस केस, m इज इक्वल टू, रियल है माइनस आएगा, और साथ में आपका क्या आएगा, हम क्या कह सकते हैं भाई, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बता नहीं सकते m की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि लेस देन आएगी या ग्रेटर देन आएगी, लेस देन आएगी या ग्रेटर देन आएगी। तो m की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, m आपका छोटा होगा किससे, 1 से। क्लियर। दूसरा केस देख लीजिए। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा हो, कहाँ रखा हो, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, बियॉन्ड सी। तो इमेज आपकी f एंड c के बीच में बन जाती है, कैसी रहती है, डिमिनिश्ड रहती है। तो इसके लिए भी यही रिजल्ट रहेगा। उसके बाद थर्ड केस देख लीजिए। थर्ड केस आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट c, कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट c पे हो, तो इमेज भी कहाँ पे बनती है, c पे बनती है, रियल बनती है, इसलिए m की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी ही आएगी, साथ में m की वैल्यू 1 भी आएगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ m इज इक्वल टू -1, और ये फिक्स है केवल और केवल मिरर के केस में, केवल और केवल m की वैल्यू -1 कनकेव मिरर में ही हो सकती है, बाकी किसी में पॉसिबल नहीं है। m की वैल्यू -1 केवल और केवल किस में हो सकती है, कनकेव में। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक मिरर है जिसके लिए m की वैल्यू -1 है, उस मिरर का नाम बताइए, तो 100% वो कनकेव रहेगा, आपने देखा है। कन्वेक्स क्यों नहीं हो सकता, वो थोड़ी देर में बताएंगे आपको, क्योंकि उसमें सेम साइज की इमेज कभी नहीं बनती, वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। इसलिए सेम साइज की और रियल इमेज केवल कौन बना सकता है, कौन बना सकता है, कनकेव बना सकता है। सेम साइज की रियल इमेज केवल कनकेव बना सकता है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, फोर्थ केस। फोर्थ केस रियल इमेज का कहाँ होता है, अब ऑब्जेक्ट आपका और आगे चला जाएगा, यानी बिटवीन C एंड F अगर रखें तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है बियॉन्ड C, कहाँ बनती है, बियॉन्ड C। अब की बार मैग्नीफाइड हो गई है इमेज, अब की बार क्या होगी है, मैग्नीफाइड। तो m की वैल्यू नेगेटिव तो होगी, लेकिन m इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया है। उसके बाद फिफ्थ केस देख लीजिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, प्रिंसिपल फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, एट f, तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। ये इन्फिनिटी पे बनती है, हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एज कंपेयर टू ऑल अदर डायमेंशंस ऑफ द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज वेरी लार्ज, दैट्स वाई वी कैन से इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इट मीन्स जैसे फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अपर्चर ऑफ द मिरर है, सॉरी लेंस बोलेगा बीच में, मिरर की बात करें, अपर्चर ऑफ द मिरर है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है मिरर का, ये और उसकी थिकनेस वगैरह जो भी है, मिरर के जितने भी डायमेंशन हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर इमेज बने, उनके कंपैरिजन में यानी कई गुना ज़्यादा दूर इमेज बन जाए तो उसको हम कह देते हैं कि इन्फिनिटी पे गई इमेज, वो नहीं दिखेगी। ठीक है, दिखेगी नहीं, है ना, लेकिन लगेगा कि कहीं ना कहीं तो ज़रूर बनेगी, और बनती भी है। वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। तो हम डायग्राम में शो नहीं कर सकते उसको, क्योंकि डायग्राम में अगर हमने बना दिया तो इट मीन्स जो डायमेंशंस हैं वो कंपेरेबल हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो कंपेरेबल नहीं होने चाहिए डायमेंशंस किसके साथ, डिस्टेंस ऑफ द इमेज के साथ। तो यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू रियल बनेगी तो क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, उसके बाद m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये क्लियर हुआ। 5 केस में ऐसा हो गया। 6th केस थोड़ा सा अपोजिट होता है। अब की बार ऑब्जेक्ट चला जाता है आपका बिटवीन f एंड किसके, p के, f एंड p के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखता है तो इमेज कहाँ बनती है, अदर साइड ऑफ द मिरर, अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के अदर साइड में
बनती नहीं, केवल बनती हुई नज़र आती है, यानी वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल के लिए m कैसा होता है, पॉजिटिव। और एक ये भी बहुत अच्छी बात है इसमें, वर्चुअल इमेज को मैग्नीफाइड केवल कनकेव ही कर सकता है। कैसे बनी थी, मैग्नीफाइड। तो m मैग्नीफाइड मतलब m इज ग्रेटर देन 1। यानी अगर कोई आपसे ये कहे कि किस मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 हो सकती है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 हो सकती है, एक से बड़ी और पॉजिटिव केवल और केवल कनकेव के केस में हो सकती है। तो ये आपको याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर इमेज फॉर्मेशन याद है तो आप फटाफट बता सकते हो कि मैग्निफिकेशन उनकी क्या रहेगी। तो नेक्स्ट केस आता है आपका कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स के लिए तो फिक्स है, इमेज हमेशा ही वर्चुअल होती है। कन्वेक्स के लिए तो हमेशा ही कैसी रहती है, वर्चुअल। इट मीन्स v हमेशा ही क्या है, सॉरी m की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव। हमेशा डिमिनिश्ड रहती है, तो हमेशा लेस देन क्या रहेगी, 1। द मिरर फॉर विच द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, दैट मिरर इज कन्वेक्स। वो मिरर क्या होता है आपका, कन्वेक्स होता है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, अगर किसी बच्चे ने अब तक नहीं किए हैं तो कर लें। अप्रोक्सीमेटली मेरे पास सभी बच्चों के आ चुके हैं, केवल 3 स्टूडेंट्स ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने यूजेज मेरे पास सेंड नहीं किए हैं। अगर आपका नेक्स्ट वीडियो तक नहीं किया तो मैं नाम बताऊंगा कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पास सेंड नहीं किए हैं। केवल 3 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, जिसमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला भी है, लेकिन पता नहीं वो क्यों सेंड नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में नाम आपको बताना पड़ेगा कि वो है कौन। ठीक है, तो अब आप शुरू हो जाइए, आपका काम शुरू हो गया है। चैप्टर आपका ख़त्म, मतलब रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ख़त्म। नेक्स्ट जो पार्ट है रिफ्रैक्शन शुरू होगा। तो मैं थोड़ा सा रिफ्रैक्शन इसमें भी आपको बता देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ रिफ्रैक्शन के। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, ताकि उसमें मैं डीपली आपको रिफ्रैक्शन के बारे में समझा सकूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक टॉपिक और है स्फेरिकल अबर्शन, आपकी बुक में शायद होगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, या नेक्स्ट में भी या उससे भी नेक्स्ट में, ताकि लेंस और मिरर का एक साथ हो जाए। ठीक है, उस टाइम पे मैं कवर करूँगा। ये मत सोचना कि वो हटा रखा है, हटा नहीं रखा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल अबर्शन। वैसे है कुछ भी नहीं उसमें, बहुत ईजी सा है ना। बस केवल यही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है उसके ऊपर सारी इमेजेस या एक पर्टिकुलर बहुत यानी एक ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर होने लग जाती हैं, उसी को स्फेरिकल अबर्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे उसको। तो ये शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से आपको पता है, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से भटक जाती है, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ द रे ऑफ लाइट? द रीजन इज चेंज इन इट्स स्पीड। किसके कारण? उसकी स्पीड के अंदर चेंज होने के कारण। नोट कीजिए, द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट as it passes obliquely from one transparent medium to another is called refraction of light. The phenomena of the change in path of a light as it passes obliquely from one transparent medium to another is called refraction of light. उसके बाद आता है सबसे पहला, why refraction of light is taken place? What is the cause of refraction of light? तो नोट कीजिए, द when ray of light pass from one medium to another medium, when ray of light is passes from one medium to another medium, then its speed changes, due to which it deviates from its path. Means the main reason of refraction of light is change in speed of the light rays. लाइट रे की स्पीड के अंदर चेंज ही मेन कारण इसका रहेगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन में एक मीडियम आपका डेंसर होता है, एक मीडियम आपका रेयर होता है। तो वो जो रेयर और डेंसर वाला जो फंडा है वो कहाँ से आता है? दैट इज़ रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नोट कीजिए अगला टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is nothing but a ratio of speed of light to the speed
of light in any medium, speed of light in vacuum to speed of light in any medium. Refractive index is equal to C by V, speed of light in vacuum or air अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर चाहो तो आप इसको लैम्बडा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको लैम्बडा की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो स्पीड है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का ज़्यादा है तो वहाँ पे स्पीड कम होगी, अगर कम है तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका जो फंडा जस्ट सिमिलर टू डेंसिटी से रिलेटेड ही है। जैसे लिक्विड या सॉलिड वगैरह में हम डेंसिटी पढ़ते हैं, तो लाइट को उसी फॉर्म में हम अगर पढ़ना चाहें तो लाइट की स्पीड है वो जो मीडियम है उसकी डेंसिटी के साथ चेंज हो जाती है, लेकिन हम उस फॉर्म में उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपने कहीं पे नाम सुना होगा ऑप्टिकल डेंसिटी, ना केवल डेंसिटी। लाइट में केवल डेंसिटी का यूज़ कहीं नहीं होता है, अगर यूज़ भी करेगा ना कोई डेंसिटी का तो क्या करेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण क्या है कि स्पीड क्या होती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन एक इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? ऑयल और वाटर, ऑयल एंड वाटर। इसका अपोजिट है वो बिल्कुल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का ज़्यादा और एक का कम है, लेकिन हर केस में क्या हो रहा था कि जैसे आप अगर बात करो कि ऑयल, तो ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम वो लिक्विड से जो वाटर है उससे कम है, वाटर से क्या है कम, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल की ज़्यादा होती है और लिक्विड की कम होती है। यानी स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज़्यादा और ऑयल में कम होती है। लेकिन वैसे अगर डेंसिटी की बात करें तो ऑयल की डेंसिटी कम है, तो यानी ऑयल में स्पीड ज़्यादा होनी थी। उसी अपवाद की वजह से नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उनसे रिजल्ट निकल के आया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फंडा था जो। तो इससे पता चलता है स्पीड का, और इसीलिए यहाँ पे ऑप्टिक्स में कहीं पे भी डेंसिटी का नाम अगर आता है तो सिंपल डेंसिटी नहीं आएगा, हमेशा ऑप्टिकल डेंसिटी ही आएगा। तो कारण पता चल गया आपका, रिफ्रैक्शन का कारण आपको पता चल गया। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, ड्यू टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। अब बात आती है क्या होता है रेयरर मीडियम और क्या होता है डेंसर मीडियम। तो रेयरर और डेंसर डिसाइड करते हैं आपकी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो मैग्नीट्यूड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो डिसाइड करता है कि रेयरर है या डेंसर है। ठीक है, तो वो भी आपका कोई एक अकेला मीडियम है तो उसको कोई ये कहे कि रेयरर है या डेंसर, हम कुछ नहीं कह सकते, किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो हम बता सकते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में रेयरर है या डेंसर है। इट मीन्स ये एक रिलेटिव टर्म है, आपस में इंटर रिलेशन बताता है। क्या बताता है? आपस में इंटर रिलेशन बताता है। किसकी बताता है? बस वही हमें पता करना है कि यहाँ से हमें किस में रिलेशन पता चलेगी। तो सपोज मेरे पास दो मीडियम हैं, एक मीडियम 1 और एक मीडियम इधर 2 है। तो मैं पहले इसका म्यू निकालूंगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सिंबल का नाम म्यू है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज ये आया 0.5 और जो 1 है, और म्यू 2 है ये आया मेरे पास 0.3, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो म्यू 1 इज़ ग्रेटर देन म्यू 2, इट मीन्स मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 से ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपका डेंसर है और ये आपका रेयरर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर और जिसका ज़्यादा वो डेंसर। तो 1 इज़ डेंसर एंड सेकेंड इज़ रेयरर, आपस में एक दूसरे में। अगर यहीं पे थर्ड मीडियम कोई और आ जाए तो थर्ड मीडियम केस क्या बना है आपका, सेकेंड क्या बना है, रेयरर। तो हो सकता है अगला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी थर्ड मीडियम जो आए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.1 हो जाए, तो इन दोनों की रिलेशन कुछ अलग हो जाएगी। अब ये डेंसर और ये रेयरर हो जाएगा। तो यानी ये आपस में रिलेशन होती हैं दो मीडियाज़ की कि कौन रेयरर है कौन डेंसर। यानी हम केवल ये नहीं कह सकते कि रेयरर एब्सोल्यूट टर्म है या डेंसर एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, रिलेटिव टर्म है। यानी इनको हम ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इनके कॉन्टैक्ट में मीडियम क्या आया, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर है। अब स्पीड की बात करें तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो स्पीड कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज़्यादा, तो स्पीड ज़्यादा। तो अब देखिए यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट है, इसको जाना था ऐसे, ये मीडियम 1 है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना था इसको, मीडियम 2 है, और मैं कह रहा हूँ मीडियम 2 इज़ डेंसर देन, यानी ये आपका डेंसर है और ये आपका
रेयर है, ठीक है। तो रेयर से डेंसर में जब जाएगी देन द रे ऑफ लाइट इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। वाई आप इमेजिन करके देखिए, आप सिंपल रोड के ऊपर दौड़ने लग रहे हो और अचानक बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ अगर रोड पे आ जाए तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट्स स्पीड और वेलोसिटी डिक्रीजेज। क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। डिक्रीज का मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। देन यानी नोट कीजिए, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा इट मीन्स व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली denser medium to optically rarer medium then it bends away from normal due to increment in its velocity। क्लियर, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, ये बात क्लियर होगी। अब बात आती है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट विच आर चेंजेस व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकन प्लेस। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या चीज़ चेंज होती है और क्या चेंज नहीं होती है। तो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। यानी लाइट का प्रोपगेटिंग मीडियम चाहे कोई भी हो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती। कारण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें उसको एक्सप्लेन करने लगा तो आपके लिए टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल बन जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर बी चेंज व्हेन प्रोपगेटिंग मीडियम आर चेंजेस। अगर हम प्रोपगेटिंग मीडियम कितनी भी बार चेंज कर लें उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। केवल और केवल क्या चेंज होती है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। क्या चेंज होती है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हाट हैपन विद द एनर्जी ऑफ द लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर। तो आपको पता है एनर्जी E इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन न्यू और E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल एनर्जी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट रे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू वेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। क्या है एच यहाँ पे, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो एनर्जी भी नहीं बदलेगी। यानी व्हेन द प्रोपगेटिंग मीडियम ऑफ द लाइट रेज इज चेंजेस देन इट्स एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। तो उसकी एनर्जी भी क्या रहती है, अनचेंज रहती है बिकॉज E इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन न्यू। किस पे डिपेंड करती है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कई बार क्या होता है कि आपका मन ये कहता है कि रेड लाइट है वो ज़्यादा ताकतवर है ना, मन ये कहता है कि अगर रेड लाइट आंखों में गिरे या ऐसा कुछ हो तो वो ज़्यादा वो ज़्यादा एनर्जेटिक है। लेकिन यहाँ से इस रिलेशन को देखें तो उल्टा हो रहा है, सबसे कमज़ोर है रेड लाइट। अगर वह वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करें, यानी 7 कलर्स की हम बात करें जो विबग्योर पैटर्न के अंदर आते हैं, उनमें सबसे कम एनर्जी है रेड लाइट के ऊपर, सबसे ज़्यादा तो किस पे है, जो सबसे नीचे यानी वोयलेट पे सबसे ज़्यादा है। एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई, वोयलेट की, क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम किसकी, वोयलेट की। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी, वोयलेट की। फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी कैसे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली। तो नोट कर लीजिए यहाँ से, विबग्योर पैटर्न में एनर्जी सबसे कम किसकी, रेड की, और सबसे ज़्यादा किसकी, वोयलेट की। उसके बाद उनका अरेंजमेंट आपको आना चाहिए, वो अरेंजमेंट भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ तक आप अपना प्रिपेयर कीजिए। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, उस चैप्टर के हर टाइप के न्यूमेरिकल आप सोल्व कीजिए। कम से कम 10 न्यूमेरिकल आपको आज मेरे पास बिफोर 6 PM सेंड करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह के न्यूमेरिकल में आए तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।